हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारा जो न्यू चैप्टर है वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में बात करता है, जैसे कि ऑडिट एंगेजमेंट है, ऑडिट प्रोग्राम है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स है, ऑडिट नोटबुक है, ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, ये 5 टॉपिक जो है बेसिकली हमने डिस्कस करने हैं। 5 के अंदर भी काफ़ी और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, वो भी क्या है कि इस चैप्टर में हमें डिस्कस करने हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारा ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, जैसे मैंने बताया 5 टॉपिक्स हैं हमारे। सबसे पहले क्या है ऑडिट एंगेजमेंट। अब देखिए, जब ऑडिटर ने ऑडिट कंडक्ट करना है, ठीक है, जिसका ऑडिट कंडक्ट करना है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑडिटी। ठीक है, तो ऑडिटर ने ऑडिटी का ऑडिट कंडक्ट करना है, तो सबसे पहले ये होता है कि हर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्लियर हो जाएं। टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर हो जाएं ताकि कल को किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो, किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। तो उसके लिए क्या है कि जो ऑडिटर है, एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो ऑडिटर है वो ऑडिटी को, जिस एंटिटी का ऑडिट करना है उसको क्या है कि एक एंगेजमेंट लेटर देता है कि हाँ भी ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे मेरी अपॉइंटमेंट है। ठीक है, मेरा जो स्कोप है ऑडिट करने का ये रहेगा, मेरे ये राइट्स रहेंगे। ठीक है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, आपके ये राइट्स हैं, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो सारी बातें जो है बेसिक जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारी किस में आ जाती हैं, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में। ठीक है, इसका मेन जो मकसद होता है वो यही होता है कि कल को किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो। ठीक है, देखो अपॉइंटमेंट तो वर्बली भी हो जाती है, खाली अगर एक ऑडिटर कह दे कि ठीक है मैं ऑडिट करने के लिए तैयार हूँ, एक लेटर दे दे बस। ठीक है, उसमें सारी बातें ना लिखे तब भी चल जाएगा। बट बेटर ये रहता है कि अगर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर आप दे दें, उसका एक फॉर्मेट भी बताया गया है इस चैप्टर के एंड में, मैंने वो दिया हुआ है स्पेसिमेन फॉर्मेट। ठीक है, जो ICAI ने दिया है एक ऑडिट एंगेजमेंट का एक फॉर्मेट स्पेसिमेन। ठीक है, तो वो भी आपको क्या है कि इस चैप्टर के एंड में एक बार देखना है। तो ऑडिट एंगेजमेंट यही है कि जब ऑडिटर को एंगेज किया जाता है किसी पर्टिकुलर ऑडिट के लिए, ठीक है, तो उसकी ऑब्वियसली क्या है कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, स्कोप होता है ऑडिट का कि आपने ये कंडक्ट करना है ऑडिट, ये नहीं करना। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ऑडिटर जो है वो एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर देता है एंटिटी को, ऑडिटी को, जिसमें सारी ये बातें आ जाती हैं। ठीक है, मकसद ये होता है कि कल को किसी प्रकार का डिस्प्यूट राइज ना हो, और सॉरी, और सारी की सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो इनिशियली ही क्या है कि क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको हम रीड करते हैं। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ये, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर के अंदर से, और कम से कम। ठीक है, चलिए ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या है, वंस फर्म्स कॉन्ट्रैक्ट विद योर क्लाइंट। ठीक है, तो एक पार्टनरशिप फर्म है मान लीजिए, या पर पार्टनरशिप कंसर्न है एक, जो CA की कंसर्न है। ठीक है, ऑडिटर का एक कंसर्न है, अब वो CA हो सकता है, CS हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है। उसका अपने क्लाइंट के साथ क्या है कि एक एंगेजमेंट है, उसकी एक लेटर है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा मीनिंग इसका। एन ऑडिट एंगेजमेंट रेफर्स, अब ऑडिट एंगेजमेंट का मीनिंग क्या है, टू रेफर्स टू एन ऑडिट दैट एन ऑडिटर परफॉर्म्स। ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट क्या है कि अब देखिए मैं मान लीजिए एक CA हूँ, तो मुझे एक बिजनेस ने, ठीक है, एक बिजनेसमैन ने, या एक कंपनी कह सकते हैं, एक कंपनी ने मुझे अपने यहाँ ऑडिट कंडक्ट करने के लिए मुझे एंगेज कर लिया। ठीक है, तो मुझे अपॉइंट कर लिया, तो ये मेरे लिए क्या है, एक ऑडिट एंगेजमेंट है, तो मुझे ऑडिट कंडक्ट करना है। ठीक है ना, एन ऑडिट एंगेजमेंट रेफर्स टू एन ऑडिट दैट ऑडिटर परफॉर्म्स, मोस्ट स्पेसिफिकली इट रेफर्स ओनली टू द इनिशियल स्टेज ऑफ एन ऑडिट। ठीक है, अभी तो एंगेजमेंट हुआ है। ठीक है, जैसे ना एंगेजमेंट होती है, ठीक है, बाकी काम तो बाद में होने होते हैं। इसी प्रकार से क्या है कि अभी तो एंगेज किया गया, ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, बाकी ऑडिट तो बाद में होना है। ये ऑडिट की तरह से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग विच द ऑडिटर नोटिफाइज द क्लाइंट ही हैज़ एक्सेप्टेड द ऑडिट वर्क एंड क्लैरिफाइज हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट्स पर्पस एंड स्कोप। वो बता देता है कि मेरे हिसाब से, ठीक है, इस ऑडिट को कंडक्ट करने का ये पर्पस है, ये स्कोप है। देखिए, अब होता ऐसे है कि कंपनी जो है, मान लीजिए कोई भी बिजनेस एंटिटी है, या मान लीजिए कंपनी है कोई, मैं एग्जांपल कंपनी के ले रहा हूँ। अब कंपनी चाहती है कि ABCN कंपनी, ABCN कंपनी, ठीक है, XYZ लिमिटेड का ऑडिट कंडक्ट करे। ठीक है, ABCN कंपनी क्या है, ए फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। ठीक है, ये फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है कि XYZ लिमिटेड का ऑडिट कंडक्ट करे। तो इन्होंने इन्हें क्या भेजी, अपॉइंटमेंट लेटर, कि हम आपको अपॉइंट करते हैं अपने यहाँ ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, अब ABCN कंपनी ने क्या भेजेगी, जो फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंगेजमेंट लेटर। क्या भेजेगी, एंगेजमेंट लेटर।
ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे ऑडिट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, उसकी ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑडिटर जो है वो नोटिफाई करता है ऑडिटी को यानी क्लाइंट को कि उसने ऑडिट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के जरिए ऑडिटर जो है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के जरिए नोटिफाई करता है एंटिटी को कि हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया है एंड क्लैरिफाइज हिज अंडरस्टैंडिंग, और मेरी जो ऑडिट के रिगार्डिंग ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, इसका ये पर्पस है, इसका ये स्कोप है। फिर जो ने बताया आपको कि जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है ये देता कौन है, ये ऑडिटर देता है कंपनी को या जो ऑडिटी है, ठीक है, जिसको ऑडिट करवाना है ऑडिटी कहते हैं उसको। ठीक है, एक्सप्लेनिंग द स्कोप ऑफ वर्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर एंड दैट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो जो हम ऑडिट कंडक्ट करने जा रहे हैं उसका स्कोप क्या होगा, ठीक है, उसका क्या स्कोप होगा, और ऑडिटर जो है उसकी क्या ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, और जो मैनेजमेंट है उसकी क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ये सारी बात क्या है, एंगेजमेंट लेटर के अंदर आ जाती है। ठीक है, और ये बताता है कि जो ऑडिटर की लेबिलिटी क्या है। ठीक है, खुद बता रहा है जो ऑडिटर है जिसको अपॉइंट किया गया वो एंगेजमेंट लेटर के जरिए खुद बता रहा है कि हमारी जो राइट्स हैं ये हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं, ऑडिट का स्कोप ये है। ठीक है, खुद बता रहा है। इट अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन, डिस्प्यूट बिटवीन क्लाइंट एंड ऑडिटर एट ए लेटर स्टेज। सबसे इंपॉर्टेंट जो मकसद है इसका वो यही है कि बाद में किसी प्रकार का जो झगड़ा है वो उत्पन्न ना हो, किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो, किसी प्रकार का कल को कोर्ट में ना जाना पड़े। ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कन्फर्म्स acceptance of audit by the auditor, documentation, objective and scope of audit and other work and extent of his responsibilities to the client, the forms of report to be given by him। तो कुल मिला के यही है कि जो ऑडिटर है जिसे अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है, जिसे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भेजी गई है या अपॉइंट किया गया है, ठीक है, ऑडिटर जो है वो कंफर्मेशन देता है अपनी कि यस आई एम विलिंग टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ योर कंसर्न। तो जो उसका क्लाइंट है उसको बताता है कि हाँ मैं आपको यहाँ पे ऑडिट कंडक्ट करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, और उसके लिए क्या भेजता है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, जिसमें ये सारी बातें आ जाती हैं। ऑडिट का स्कोप क्या होगा, ऑडिटर की जो राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या है, लेबिलिटी क्या है, इसी प्रकार से जो मैनेजमेंट है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, सारी बातें किस में आती है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में। मकसद यही है कि हाँ कि कल को किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो, किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ताकि उस चक्कर में क्या है किसी प्रकार का कोई झगड़ा राइज ना हो। ठीक है, तो याद हो गया आपको। तो जो ऑडिटर है वो क्या है कि एंटिटी को जिसको ऑडिट करवाना है यानी ऑडिटी जिसको कह सकते हैं आप, ठीक है, उसको एक एंगेजमेंट लेटर देता है कि येस आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑडिट। ठीक है, तो कल को क्या है कि मैं आपके यहाँ ऑडिट करूँगा। ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये स्कोप है, ये मेरी राइट्स हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये मेरी ड्यूटीज़ है। ठीक है, कल को मेरी ये लेबिलिटी है, सब कुछ बता देता है, और आपकी ये सारा कुछ है। ठीक है, आपके लेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या राइट्स ये रहेंगे। ठीक है, ठीक है, अब जो बात हो रही है इंपॉर्टेंट, अब कहते हैं कि एवरी एंगेजमेंट लेटर एज पर द ICAI शुड कवर फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स क्या हैं, कवर होंगे एंगेजमेंट लेटर के अंदर। एक, जो एंगेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, जो अपॉइंट किया जा रहा है मुझे, ठीक है, एज एन ऑडिटर, ठीक है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है, किस पर्पज़ के लिए मुझे अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और हाँ एग्जिस्टेंस ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस। ठीक है, कि ऑडिट कंडक्ट करते समय ये लिमिटेशंस तो रहेंगी। ठीक है, और नीड फॉर द यूज़ ऑफ इंटरनल ऑडिटर के क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हैवी है कि नहीं है। और मैनेजमेंट कन्फर्मेशन लेटर, रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटर लिबिलिटी। अब मैनेजमेंट कन्फर्मेशन लेटर क्या होता है, कई चीज़ों के ऊपर क्या है कि हमें मैनेजमेंट की कन्फर्मेशन लेटर्स चाहिए होती हैं। ठीक है, हर चीज़ को कहते हैं कि ऑडिटर नहीं देख सकता, तो कई मुद्दों के ऊपर क्या है कि मैनेजमेंट की कन्फर्मेशन लेटर चाहिए होती है कि कहाँ पे हमें मैनेजमेंट कन्फर्मेशन लेटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और जो ऑडिटर की जो लिबिलिटी हैं उसकी ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, क्या उसकी लिमिटेशंस होंगी। ये नहीं कि हर बात पे ऑडिटर ही लायबल होगा, किन किन केसेस में ऑडिटर की क्या लिबिलिटीज़ के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, और बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ ऑडिट फीस, जो ऑडिट फीस है वो किस प्रकार से कंप्यूट की जाएगी। जैसे अब बैंक का ऑडिट होता है बैंकों के ऑडिट में जो ऑडिटर की फ़ीस होती है वो कैलकुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ एडवांसेस के आधार पे क्या है कि बैंक्स में जो ऑडिटर की जो फीस है वो कैलकुलेट होती है। उसी प्रकार से किस हिसाब से
एंटिटी में क्या है कि ऑडिट फीस कैलकुलेट होगी ऑडिटर की। बिलिंग अरेंजमेंट, किस प्रकार से बिलिंग की जाएगी, कि क्वार्टरली बिलिंग होगी या एनुअली बिलिंग होगी, ठीक है, जो पेमेंट लेनी है ऑडिटर ने एंटिटी से। जो रिपोर्ट है वो उसका फॉर्म क्या होगा, ठीक है, एंड अदर कम्युनिकेशन किस प्रकार से होंगे, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ द रिपोर्ट क्या है कि यानी कि ये हर क्वार्टर के बाद देनी है या ईयरली देनी है, ठीक है, उसका क्या वैलिडिटी होगा। लिमिट्स ऑन द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू अदर अथॉरिटीज़, ठीक है, किस किस को रिपोर्ट सबमिट करनी है ऑडिट कंडक्ट करने के बाद, ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या है कि जो लेटर ऑफ एंगेजमेंट है वो यही है कि ऑडिटर जो है वो जो एंटिटी है जिस पे ऑडिट करना है उसको एक लेटर दे रहा है जिसमें सारा आ जाता है कि हाँ भी स्कोप क्या होगा, ऑडिटर की राइट्स क्या होंगे, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, ड्यूटीज़ क्या होगा, लायबिलिटी क्या होगा, उसी प्रकार से मैनेजमेंट का क्या लायबिलिटीज़ क्या ड्यूटीज़ होगा, ठीक है। और जो उसका मकसद होता है वो यही है कि कल को किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इस कारण से कोई झगड़ा ना हो, ठीक है। और ये सारी बातें जो है कि हाँ भी क्या स्कोप होगा, ठीक है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर के बारे में, ठीक है, और जो ऑडिटर की फ़ीस किस प्रकार से कैलकुलेट होगी, बिलिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, ठीक है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर कैसे इशू की जाएंगी, और जो रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है वो क्या होगा, ये सारी बातें क्या हैं कि इसके अंदर आ जाती हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर, ठीक है ना। सिंपल हो गया बिल्कुल। और मैंने बताया जैसे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट जो है इशूड बाय आईसीएआई वो दिया गया इस चैप्टर के एंड में। नेक्स्ट है ऑडिट प्रोग्राम। अब देखिए, जब एक ऑडिट कंडक्ट करना होता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑडिट कंडक्ट करना है किसी एंटिटी का, तो उसके लिए क्या है कि जो ऑडिट फर्म है वो क्या है, जो ऑडिटर की फर्म है वो एक तैयारी करती है, उसके लिए प्रोग्राम बनाती है, ठीक है। यानी कि तैयारी करने में क्या होता है कि किस प्रकार से ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। ऑडिट का हमें कंडक्ट करना है, उसका नेचर, उसका टाइमिंग, उसका एक्सटेंट तय किया जाता है, ठीक है, ठीक है जी। ऑडिट का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट तय किया जाता है। वो तय किया जाता है भी जो कौन कौन से जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो परफॉर्म करने हैं वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि अभी ऑडिट कंडक्ट करना है तो उससे पहले जो ऑडिटर है वो तैयारी कर रहा है कि किस प्रकार से इस कंसर्न का ऑडिट हमें कंडक्ट करना है, ठीक है। उसका जो नेचर है, टाइमिंग, एक्सटेंट है वो रेडी होता है, ठीक है। और क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करने हैं वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट, ठीक है जी। कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम क्या है, एक डिटेल्ड प्लान है ऑफ ऑडिटिंग वर्क टू बी परफॉर्म। जो हमें ऑडिट करना है उसका एक डिटेल प्लान होता है स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट, ठीक है, टू बी परफॉर्म, स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड। जो मैंने बताया कि प्रोसीजर भी ऑडिट कंडक्ट करते समय क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यानी कि डिटेल एक प्लान तैयार किया जाता है। सबसे पहले चीज़ तो याद रखना कि ऑडिट प्रोग्राम क्या चीज़ है, एक डिटेल प्लान है एक स्पेसिफिक ऑडिट के लिए। ये नहीं कि एक सीए कंसर्न है, एक सीए फर्म है उनके पास 50 ऑडिट है तो 50 ऑडिट का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, हाँ भाई ये पहले हम 3 महीने ये ऑडिट कंडक्ट करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, वो नहीं है। एक स्पेसिफिक जो ऑडिट कंडक्ट करना है, एक जो स्पेसिफिक ऑडिट कंडक्ट करना है उसकी तैयारी हो रही है, ठीक है, कि हमें कौन कौन सी आइटम्स कैसे चेक करनी है। पहले तैयारी होती है कि हाँ जी पहले हम जाके क्या देखेंगे, जो कैश सेल्स है वो देखेंगे, ठीक है, फिर हम क्रेडिट सेल्स देखेंगे, फिर कैश परचेज देखेंगे, फिर हम ठीक है फिर हम क्रेडिट परचेज देखेंगे, फिर हम बाकी के खर्चे देखेंगे। यानी कि जो हमें चेक करना है, जो जो हमें चीज़ें चेक करनी है ऑडिट परफॉर्म करने के लिए, तो उसकी तैयारी कर ली जाती है भी कितने टाइम में हमें क्या देखना है। पहले 4 दिन के अंदर ये करना है, अगले 2 दिन के अंदर ये करना है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑडिट प्रोग्राम। इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम बैंक ऑडिट कंडक्ट करते हैं, बैंक ऑडिट, ठीक है। अब बैंक का जो बैंक ब्रांच ऑडिट होता है, बैंक ब्रांच ऑडिट, तो उसमें यही होता है। हम देखते हैं कि इसका मेन मकसद क्या है, 3 चीज़ें होती हैं उसमें। एक तो एडवांसेस चेक करने होते हैं सारे के सारे, एक रिपोर्ट होती है लफार, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, एक TAR, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। अब उसमें प्रेपरेशन होती है कि एडवांसेस, सबसे पहले क्या है कि हमें 4 दिन लगा के एडवांसेस देखने हैं, ठीक है, जो बैंक ने लोन दे रखे हैं। 4 दिन में क्या है कि हमें निकालने हैं फिर एडवांसेस में से NPA, कौन कौन से अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग हो चुके हैं, ठीक है, वो
फिर 1 दिन लगा के हमें लफाज तैयार करनी है, ठीक है। 1 दिन में हमें क्या है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। फिर 2 दिन लगा के अगले 2 दिनों में क्या है कि हमें रिपोर्ट फाइनल करनी है सारी की सारी, कि कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ डिस्कशन करनी है सारी की सारी। तो यानी कुल मिला के हमने 8 दिन का प्रोग्राम बना लिया। अभी 8 डेज़ में हमें ये ऑडिट कंडक्ट करना है, पूरा परफॉर्म करना है। तो ये क्या है, ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या है कि हमें पता है कि हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या अकाउंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, हमें वो ऑडिट करने हैं, ठीक है। तो हम उसके लिए स्टार्टिंग में ही इनिशियल स्टेज पे ही प्रोग्राम बना लेते हैं, एक प्लान बना लेते हैं कि हाँ हमें जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ऑडिट कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, तो वो किस प्रकार से कंडक्ट करने हैं, कितने टाइम के अंदर करने हैं, उसका स्कोप क्या होगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑडिट प्रोग्राम। मैं रिपीट करता हूँ इस पॉइंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कहते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम इज ए डिटेल्ड प्लान ऑफ द ऑडिटिंग वर्क। ऑडिटिंग वर्क का एक डिटेल प्लान है विच इज़ टू बी परफॉर्म्ड, स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, ठीक है। इसमें क्या है कि जो प्रोसीजर फॉलो करने हैं वो चीज़ आ गई। इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम, अब सब कुछ देखना है हमें वहाँ पे, ठीक है। हाँ, वाउचिंग करनी है, वेरिफिकेशन होना है वहाँ पे, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। सभी जो आइटम्स हमें देखनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी है, और फिर कितना कितना टाइम लगेगा उस हिसाब से हम पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। अब कहते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम क्या है, रिटन प्लान है कंटेनिंग एग्जैक्ट डिटेल्स विद रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑडिट। जो मैंने बताया आपको, ये एक पर्टिकुलर ऑडिट के रिगार्डिंग है। ऐसा नहीं है कि एक ऑडिटर के पास 50 ऑडिट हैं तो उसके लिए वो स्ट्रेटजी बना रहा है कि हाँ भी हमें ये ऑडिट ऐसे कंडक्ट करना है, ये ऑडिट ऐसे कंडक्ट करने हैं, ठीक है। वो तो ऑडिट स्ट्रेटजी है, ठीक है, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो क्या है, ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिट प्रोग्राम में तो क्या है, एक पर्टिकुलर ऑडिट के बारे में आप प्लानिंग कर रहे हो, एक स्पेसिफिक ऑडिट जो परफॉर्म करने जा रहे हो उसकी प्लानिंग हो रही है, ठीक है। इसको हमें ख़त्म करना है, ठीक है। क्या क्या हमें ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं, जो हर एक आइटम जो हमें ऑडिट कंडक्ट करनी है वो कैसे करनी है, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम इज रिटन प्लान कंटेनिंग द एग्जैक्ट डिटेल्स विद रिगार्ड टू द कंडक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑडिट। इट इज़ ए डिस्क्रिप्शन और ए मेमोरेंडम ऑफ द वर्क टू बी डन ड्यूरिंग द ऑडिट, ठीक है। एक तरह से डिस्क्रिप्शन है और मेमोरेंडम ऑफ वर्क टू बी डन ड्यूरिंग एन ऑडिट, ठीक है। तो प्लानिंग हो रही है एक तरह की कि हाँ हमें ये पर्टिकुलर ऑडिट कैसे परफॉर्म करना है। फिर कहते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम का फ़ायदा क्या होता है। देखो, जब हमें पता होता है कि हमें इतने दिन में ये ऑडिट परफॉर्म करना है, ये आइटम्स इस दिन चेक करनी है, ये आइटम इस दिन चेक करनी है, तो एक ऑडिटर जो होता है मेन, जो एक एंगेजमेंट जो कह सकते हैं कि जो ऑडिटर एंगेज है, जो सीनियर ऑडिटर है, जो मान लीजिए जो ऑडिट को परफॉर्म कर रहा है, मान लीजिए 4 पार्टनर्स की फर्म है ABCD। अब डी जो है उसका जमा लगाया गया कि उसने ये ऑडिट करवाना है, उसने ऑडिट परफॉर्म करना है, और डी के साथ 3 आर्टिकल असिस्टेंट है, ठीक है। 3 जो है आर्टिकल असिस्टेंट डी के साथ। अब डी का प्लस वो 3 जो आर्टिकल असिस्टेंट उन्होंने मिलके क्या है, ये ऑडिट को परफॉर्म करना है। अब डी जो है वो ऑडिट प्रोग्राम तैयार करेगा कि हाँ पहले 2 दिन जो ट्रांजेक्शन चेक करनी है सेल्स की, कैश सेल्स की, वो कौन चेक करेगा। उसने डिसाइड किया अभी हाँ भी जो आर्टिकल असिस्टेंट 1 है वो जाके पहले ही क्या करेगा, ये चीज़ें चेक करेगा, ठीक है, 2 दिन। और 2 दिन क्या है कि जो आर्टिकल असिस्टेंट बी है वो जो क्रेडिट सेल्स है वो चेक करेगा। तो ऐसे क्या है कि जो ऑडिटर है वो वर्क जो है वो अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है कि कौन सा काम किसे करना है, कितने दिन के अंदर करना है। ये सारा क्या है कि ऑडिट प्रोग्राम में का फ़ायदा मिलता है, ठीक है। और टाइमली बेसिस पे क्या है कि ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। ऑडिट प्रोग्राम सर्व्स एज ए गाइड इन अरेंजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द ऑडिट वर्क एज वेल एज चेकिंग अगेंस्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ ओमिशन। देखिए, जो ऑडिट प्रोग्राम बन चुका है, हमें पता है कि हमें ये चीज़ें चेक करनी है, कितने दिन के अंदर चेक करनी है, ठीक है। तो क्या है कि चांसेस कम ही होते हैं कि हम गलती से कुछ चीज़ भूल जाएं। तो चांसेस ये कम हो जाते हैं कि हम कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि हम एक एक चीज़ तो पहले प्लानिंग करके बैठे हैं कि हाँ भी हमें ये कुछ चेक करना है, सारा कितने दिन के अंदर चेक करना है, ठीक है। तो क्या है, ऑडिट प्रोग्राम का पार्ट है। नेक्स्ट है एज पर SA 300, ठीक है, एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 300 द ऑडिटर शुड प्रिपेयर ए रिटन ऑडिट प्रोग्राम setting forth the procedures that are needed to be implemented while carrying out the audit plan, ठीक है। तो SA 300 जो है वो भी ये कहता है कि ऑडिटर को जब एक ऑडिट कंडक्ट करना है तो उससे पहले एक ऑडिट जो प्रोग्राम है वो बना ले, ऑडिट प्रोग्राम बना ले, जिसमें क्या होता है, एक प्रोसीजर्स होते हैं जो उसे इम्प्लीमेंट करने हैं वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट, ठीक है।
ही मे टेक इनटू अकाउंट द रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन द इंटरनल कंट्रोल। बिल्कुल। अब क्या होता है कि देखिए, जब भी ऑडिट परफॉर्म करना है तो एक एंटिटी या उसके अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, तो उसको देखना है कि हाँ भी उसको इंटरनल कंट्रोल पे कितना विश्वास करके चलना है। ठीक है, डिग्री ऑफ रिलायंस, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, तो वो देखेगा भी कितना मुझे इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई करना है, कितना नहीं करना। ठीक है, द ऑडिटर हैज़ some flexibility in deciding when to perform audit procedures, but sometimes he may have no discretion as to the timing, such as observing the stock taking by the client's personnel. The audit program should consider previous year's audit programs and these may be notified if necessary. ठीक है, तो कहते हैं कि देखिए जो ऑडिट प्रोसीजर्स है, ऑडिट प्रोग्राम है, वो ऑडिटर क्या है कि अपनी मर्जी से बना सकता है। ठीक है, वो उसका जो नेचर टाइमिंग एक्सटेंट अपने हिसाब से तय कर सकता है। बट कई बार क्या दिक्कत आ जाती है कि हाँ कई चीज़ें जो होती हैं वो क्या है कि ऑडिटर अपने हिसाब से नहीं कर सकता। कई बार जैसे मान लो स्टॉक टेकिंग है, ठीक है, स्टॉक टेकिंग क्या है कि स्टॉक की काउंटिंग वगैरह। ठीक है, अब वो तो मान लो 31 मार्च को जैसे ही स्टॉक जो है काउंट हो जाता है सारा का सारा, 31 मार्च को कितना है, उसके लिए उसे 31 मार्च को ही जाना पड़ेगा। ठीक है, वो अपने हिसाब से वो टाइमिंग तय नहीं कर सकता उसका। ठीक है नहीं, तो कहता है कि एक और चीज़ है कि जो ऑडिट प्रोग्राम्स हैं वो पिछले सालों के जो ऑडिट प्रोग्राम्स बने हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो उसकी हेल्प ली जा सकती है, उस हिसाब से इस साल का ऑडिट प्रोग्राम तैयार किया जा सकता है। और हाँ, जो जो नेसेसरी उसमें मॉडिफिकेशन करनी होंगी तो ऑडिटर जो है वो उसमें बदलाव कर सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, ऑडिट प्रोग्राम में बी क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब 2 तरह के होते हैं ऑडिट प्रोग्राम, एक कॉमन जो होते हैं कॉमन ऑडिट प्रोग्राम, एक स्पेशल ऑडिट प्रोग्राम। कॉमन ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, जैसे हमें पता ही है कि जाके हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो चेक करनी है, स्टॉक हमें चेक करना ही करना है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें चेक करनी है, वाउचिंग हमें करनी है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लिबिलिटी करना ही करना है। ये कॉमन ऑडिट प्रोग्राम है कि हमें ये चीज़ें तो करनी है, उसके लिए टाइमिंग वगैरह तय कर दी जाती है ऑडिटर द्वारा। और दूसरा होता है जो स्पेशल ऑडिट प्रोग्राम होता है। अब जैसे पार्टनरशिप कंसर्न है, अब पार्टनरशिप कंसर्न में कंपनी के कंपेरेटिवली जो चीज़ें देखनी होती हैं थोड़ी डिफरेंट देखनी होती हैं। अब मान लो पार्टनरशिप कंसर्न के केस में क्या हमें देखना है कि कौन पार्टनर नया एडमिट हुआ, कौन रिटायर हुआ, जो कौन जो है रिटायर हुआ। ठीक है, क्या कोई माइनर पार्टनर आया, क्या किसी पार्टनर की डेथ हुई। ठीक है, तो गुडविल की कैलकुलेशंस करनी होती है। तो ये जो चेक करना है इसके लिए क्या है कि अलग से जो है हमें देखना होता है, इसके लिए ऑडिट प्रोग्राम अलग बनाना होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, स्पेशल ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, एक तो कॉमन ऑडिट प्रोग्राम है कि हाँ हमें ये कुछ तो हर बार देखना ही देखना है, कोई भी एंटिटी का हम ऑडिट कंडक्ट करेंगे ये चीज़ तो हमें देखनी है। तो ये क्या है, कॉमन ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, और दूसरा है स्पेशल ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, जहाँ पे अलग अलग कंसर्न के हिसाब से अलग अलग चीज़ें देखने में पड़ जाती हैं। ठीक है ना। प्रोग्राम कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑडिट, जैसे कि चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह लगा लो आप। ठीक है, एंड स्पेशल ऑडिट प्रोग्राम में क्या आएगा, स्पेशल प्रोग्राम कंटेनिंग द वर्क रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर ऑडिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो क्या है, रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर ऑडिट है। फॉर एग्जाम्पल, द ऑडिट प्रोग्राम फॉर ए पार्टनरशिप फर्म वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए कंपनी। ठीक है, तो आपको ऑडिट प्रोग्राम तो समझ आ गया, एक पर्टिकुलर ऑडिट को परफॉर्म करना है, उसके लिए क्या है कि डिफरेंट जो ऑडिट प्रोसीजर्स जो पहले ही तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए जो डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं उसकी तैयारी पहले की जाती है कि हाँ भी इसको कितने टाइम में करना है। ठीक है, किस तरीके से करना है, किस बंदे ने करना है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ऑडिट प्रोग्राम। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि एक तो हम पहले ही स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर देते हैं, उसका जो टाइमिंग है वो तय हो जाता है कि इतने टाइम में हमने इसको परफॉर्म करना है। ठीक है ना, तो ये एक फ़ायदा इसका हो जाता है। और ऑडिट प्रोग्राम जो है वो 2 तरह के होते हैं, कॉमन ऑडिट प्रोग्राम और एक स्पेशल। कॉमन ऑडिट प्रोग्राम क्या है कि किसी भी कंसर्न का ऑडिट करेंगे हमें ये बेसिक चीज़ें तो देखनी है। मैंने बताया कि जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लिबिलिटी है, वाउचिंग है, ये तो हमें करना ही करना है। अब पार्टनरशिप के केस में या किसी पार्टनरशिप के कंसर्न के केस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, तो वो क्या है, स्पेशल ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है जी। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अब देखिए जैसे बताया मैंने, इसके एडवांटेज क्या है। एक तो क्या है कि एक रेडी चेकलिस्ट बन जाती है कि ऑडिटर को पता है कि मुझे इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, तो उस हिसाब से उस चीज़ को वो फॉलो करता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब आप एक चीज़ लिस्ट बना लेते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो मोनोटोनस टाइप हो जाता है। ठीक है, वो एक तरह से वो ना मैकेनिकल हो जाता है कि आप वही चीज़ें देखते हो। और आपके वैसे क्या होता है कि जब आप ऑडिट मान लीजिए कुछ तैयारी करके नहीं जाते, फिर आपके दिमाग में आता है यार ये चीज़ चेक करनी चाहिए,
ठीक है, फिर आप उसको रैंडमली वो चीज़ उठा लेते हो और गलतियाँ पकड़ लेते हो, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें पकड़ लेते हो। ठीक है, तो मतलब जैसे मटेरियल मिस स्टेटमेंट है वो देख लेते हो आप, फाइंड आउट कर लेते हो। बट अब क्या है कि अगर आप कोई प्रोग्राम बनाओगे ही नहीं तो गलती होने के चांसेस फिर ज़्यादा होते हैं, है कि नहीं। द मेन एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम आर इन्यूमरेटेड बिलो। इट सर्व्स एज ए रेडी चेकलिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। तो बिल्कुल एक चेकलिस्ट बन जाती है ये, ठीक है, कि अब ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे परफॉर्म करने हैं। एक चेकलिस्ट बन जाती है कि ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे परफॉर्म करने हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें ऑडिट प्रोसीजर की अगर बात करें, उसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी होते हैं। ठीक है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर्स होते हैं। अब कंप्लायंस प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इसमें यह चेक किया जाता है, या इसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोल देते हैं, कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, या कोई भी कंट्रोल्स हैं, ठीक है, एंटिटी में जो भी कंट्रोल सिस्टम है वो इफेक्टिव उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कितना है। ठीक है, जो कंप्लायंस प्रोसीजर्स है, जो ऑडिटर जो है कंप्लायंस प्रोसीजर्स जो परफॉर्म करता है, उसे पता लग जाता है कि हाँ भाई जो कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम बना हुआ है एक एंटिटी में, उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कितना का है। ठीक है, वो ऑपरेटिंग वो इफेक्टिव भी है कि नहीं है। जो ऑडिटर ये चीज़ें चेक करता है तो उसे क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल या कंप्लायंस प्रोसीजर्स। ठीक है, कि कंट्रोल सिस्टम्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, यानी ऑडिटर्स टेस्ट अप्लाई करता है और चेक करता है कि हाँ भी जो भी कंट्रोल सिस्टम एक एंटिटी में, जो भी कंट्रोल सिस्टम एक एंटिटी में वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये चेक करने को क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोल देते हैं या कंप्लायंस प्रोसीजर्स बोल देते हैं। ठीक है, एक होता है कि सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, यहाँ पे क्या है कि जो ऑडिटर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वेरियस रेशियोज अप्लाई करता है। ठीक है, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं उन पे वेरियस जो रेशो है मान लीजिए वो अप्लाई वगैरह करता है। ठीक है, वेरियस जो टूल्स होते हैं ऑडिटिंग के वो अप्लाई करता है। ठीक है, एनालिटिकल टूल्स, रेशोज निकालना, जैसे फाइनेंस उसका, जैसे हम कह सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना, ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना, ये क्या है कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, ये इसी चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे हम। तो कहते हैं कि एक तो ये हो गया कि इट सर्व्स एज ए रेडी चेकलिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, जो ऑडिट प्रोसीजर्स हमें परफॉर्म करने हैं वहाँ जाके ऑडिट कंडक्ट करते समय, उसकी एक चेकलिस्ट बन जाती है कि हमें कौन कौन से जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो अप्लाई करने हैं। ठीक है, अब जैसे सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स है उसमें एक पार्ट होता है जैसे वेरिफिकेशन एंड वाउचिंग। तो हमें उसमें वाउचिंग करनी है, वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, और ये एनालिटिकल टूल्स हैं, रेशो वगैरह वो लगाने हैं, और जो कंप्लायंस प्रोसीजर्स है, जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है वो अप्लाई करने हैं, ताकि हम चेक कर सकें कि जो भी कंट्रोल सिस्टम है एक एंटिटी में उसका जो इफेक्टिवनेस है वो कितना का है। देखिए आपको हो सकता है कि थोड़ी सी टर्म्स टेक्निकल लगती हों, और टेक्निकल हैं भी, उसको आपको बस अच्छे से समझना है। ठीक है, जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ वो आगे जाके डिस्कस भी होंगे और डिटेल में आ जाएंगी वो। ठीक है, तो घबराना नहीं है। तो ये क्या है कि एज ए रेडी चेकलिस्ट के लिए काम करता है एक तरह से। और दूसरा है जो मैंने बताया पहले भी कि एक तो इससे क्या है कि प्रॉपर एलोकेशन ऑफ वर्क हो जाता है। जब पता ही है कि एक पूरा प्रोग्राम बन चुका है, ठीक है, कि हमें ये चीज़ें चेक करनी है, ये हमें टेस्ट अप्लाई करने हैं, ये कंप्लायंस प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है। ठीक है, ये हमें एनालिटिकल टूल्स अप्लाई करने हैं, रेशोज़ निकालनी है। तो पता एक तय हो जाता है कि हाँ भी भैया तूने रेशोज़ निकालनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तूने कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करके देखनी है अपने हिसाब से। ठीक है, और तूने क्या है कि चेक करना है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारा क्या है कि जैसे जो वर्क एलोकेशन हो जाता है ऑडिट प्रोग्राम के जरिए। तो ऑडिट वर्क कैन बी प्रॉपरली एलोकेटेड टू द ऑडिट असिस्टेंट्स और आर्टिकल क्लर्क्स। ठीक है, जो ट्रेनिंग होता है ना, ट्रेनिंग, जैसे आप कॉस्ट अकाउंटेंसी कर रहे हो, सीएमए कोर्स कर रहे हो, तो अब आप ट्रेनिंग करोगे तो आपको क्या बोल देते हैं, आर्टिकल असिस्टेंट या ऑडिट क्लर्क्स। द ऑडिटर में इजिली नो द एक्सटेंट ऑफ वर्क डन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखिए ऑडिट प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, तो आपने एक चेक लिस्ट बनाई हुई है, तो जो जो काम होता जाएगा आप टिक करते जाएंगे, भाई ये काम हो गया, ये बस, ठीक है, तो पता रहेगा कि आपको चेक लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ है, तो जो काम होता गया टिक होता गया, और जो रहता है तो अभी एन टिक है तो वो करना है हमें। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको पता लग जाता है कि इतना काम हो चुका है, इतना रह गया है।
The auditor may easily know the extent of work done at any point of time. Thus the progress of work done can be under supervision and control of the auditor. ठीक है, अब मैंने बताया कि एक CA फर्म है, 4 उसमें ऑडिटर है, 4 उसमें पार्टनर्स हैं, तो D पार्टनर जो है वो ऑडिट कंडक्ट कर रहा है और साथ में उसके 3 आर्टिकल असिस्टेंट है। ठीक है, अब ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ है, तो जो D है, मिस्टर D है, जो पार्टनर एक फर्म का जो ऑडिटर है इस समय, ठीक है, जो एंगेजिंग ऑडिटर है, उसको पता है कि यहाँ भी क्या काम हो चुका है, क्या रह चुका है, क्या रहता है। ऑडिट प्रोग्राम वुड नॉट ओनली बी यूजफुल फॉर द ऑडिट असिस्टेंट्स इन कैरिंग द ऑडिट वर्क बट फॉर द प्रिंसिपल टू, एज ही वुड बी इन पोजीशन टू काउंट फॉर द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल सही है कि देखिए जो ऑडिट प्रोग्राम बनता है तो दोनों को फ़ायदा है। जो मेन ऑडिटर है, प्रिंसिपल ऑडिटर है, उसको तो फ़ायदा है ही है, उसको पता है कि कैसे सुपरवाइज करना है, भी क्या क्या काम हो चुका है, क्या क्या रहता है। और हर एक का जो अपना जो आर्टिकल असिस्टेंट है उसको ही पता है मुझे क्या क्या काम करना है, मुझे क्या काम दिए गए हैं, कितना मुझे टाइम दिया गया उसको काम करने के लिए। ठीक है, तो दोनों को फ़ायदा है, आर्टिकल असिस्टेंट को भी फ़ायदा है और जो प्रिंसिपल ऑडिटर है, ठीक है, जो एंगेजिंग ऑडिटर जो ऑडिट कंडक्ट कर रहा है उसको भी फ़ायदा है। ठीक है, वो सुपरवाइज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है इंटायर ऑडिट को। ठीक है, फिर कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वर्क कैन बी अटेन्ड एज द सेम प्रोग्राम वुड बी फॉलोड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब आपने एक ऑडिट प्रोग्राम बना लिया है एक कंसर्न के लिए, तो मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं, उसके लिए 1 साल आपने ऑडिट प्रोग्राम बनाया, फिर आपके माइंड में ये रहता है कि ठीक है, हाँ भी अगले साल भी मुझे यही कुछ चेक करना है, ठीक है, यही चीज़ें आगे जाके चेक करनी है विद नेसेसरी चेंजेस। ठीक है, फिर कहते हैं कि एक ये बिल्कुल यूज़फुल होता है, यूज़फुल बेसिस है फॉर प्लानिंग द प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, बिल्कुल अगले साल भी जब ऑडिट कंडक्ट करना है तो फ़ायदेमंद हो जाएगा। इट इज़ अ यूज़फुल इन सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स एंड डेलीगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू दैम। जब देखिए ऑडिट प्रोग्राम बन चुका है, जब पता है कि ये कुछ चेक करना है और हमें पता होता है कि हाँ भी हमारी जो ऑडिट कंसर्न है, ऑडिट फर्म है, उसमें कौन सा बंदा क्या कुछ अच्छे से चेक कर सकता है, तो अब उस हिसाब से क्या है ड्यूटीज डेलीगेट करते हैं, उस हिसाब से हम वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक, उसमें भी ये फ़ायदेमंद हो जाता है। इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस बाय द ऑडिटर इन द इवेंट व्हेन एनी चार्जेस ब्रॉट अगेंस्ट हिम। कल को मान लीजिए ये एलिगेशन लगता है ऑडिटर के ऊपर, भाई तुमने काम किया क्या, ठीक है, तुम तो भाई तुम्हारे बंदे आए, काम किया ही नहीं उन्होंने, ठीक है, देखा ही नहीं है कि नहीं, तो वो दिखा सकता है कि देखो ये ऑडिट प्रोग्राम बना था, हमने ये ऑडिट प्रोग्राम बनाया था और हमने इसको ऐसे इम्प्लीमेंट किया, उसके फिर वर्किंग पेपर्स दिखा सकता है। वो ऑडिट प्रोग्राम जो है वो एज एन एविडेंस काम आ जाता है। कल को अगर एलिगेशन लगता है ऑडिटर के ऊपर कि आपने क्या है कि बिना किसी प्रोग्राम के क्या है ऑडिट कंडक्ट कर दिया, ठीक है, और जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो फाइंड आउट हो ही नहीं पाई, डिटेक्ट हो ही नहीं पाई, तो दिखा सकता है कि हमारा ये ऑडिट प्रोग्राम था और हमने ये सारा परफॉर्म किया, उसके फिर वर्किंग पेपर्स होते हैं, ठीक है, वो दिखा सकते हैं। ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, ये एक सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स में हेल्पफुल होता है और डेलीगेशन जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का उनको जो करना उसमें भी हेल्पफुल होता है। ही कैन प्रूव दैट देयर हैज़ नो नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट एंड ही एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड स्किल वाइल परफॉर्मिंग द टास्क। ठीक है, वो प्रूव कर सकता है कि उसने कोई नेग्लिजेंस नहीं की, ठीक है, उसने प्रॉपर ऑडिट प्रोग्राम बनाया और सब कुछ अच्छे से चेक किया। ठीक है ना, अब इसको देखिए नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज से पहले हम जो पढ़ा पहले उसको समझिए। ठीक है, एक ऑडिट प्रोग्राम तो आपको समझ आ ही चुका है। ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम क्या है, एक स्पेसिफिक ऑडिट के लिए होता है, पहली बात तो एक पर्टिकुलर ऑडिट के लिए होता है और जो ऑडिटर है वो पूरा प्लान करता है कि जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो अप्लाई करने हैं एक कंसर्न ऑडिटिंग कंसर्न के ऊपर। ठीक है, वो किस तरीके से अप्लाई करने हैं और कितने टाइम के अंदर करने हैं, किसको ये वर्क डेलीगेट करना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कैसे करना है, जो आर्टिकल असिस्टेंट है, ठीक है, और किस प्रकार से सारा सिस्टम को कंट्रोल कर ऑडिट को कंट्रोल करना है, सुपरवाइज करना है। फ़ायदा यही है कि एक तो क्या है कि डेलीगेशन ऑफ वर्क में फ़ायदा मिलता है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फ़ायदा मिलता है और जो ऑडिट है वो टाइमली बेसिस पे परफॉर्म किया जा सकता है। कल को ऑडिटर के ऊपर कोई एलिगेशंस आता है कि आपने इसको अच्छे से नहीं किया तो दिखा सकता है कि देखिए इसका तो प्रॉपर इवन ऑडिट प्रोग्राम भी बनाया गया था, ठीक है, और टाइमली बेसिस पे इसको ख़त्म किया जा सकता है। और क्या है कि ये नेक्स्ट ईयर्स के लिए जब ऑडिट परफॉर्म करना है उसमें भी हेल्पफुल होता है। ठीक है ना, और नेक्स्ट ईयर क्या है कि सेम ऑडिट प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, और जो ऑडिट प्रोग्राम है याद रखिएगा ये 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉमन एक स्पेशल। कॉमन क्या है कि जो सभी जो कंसर्न है कोई भी ऑडिट है तो वहाँ पे अप्लाई होता ही होता है, जैसे हमने डिस्कस किया, जैसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करनी है। और दूसरा क्या है, स्पेशल है। स्पेशल क्या होता है, जैसे कुछ स्पेशल आइटम्स हमें चेक करनी पड़ती हैं किसी एक स्पेसिफिक कंसर्न में, जैसे पार्टनरशिप की हमने एग्जांपल ली, पार्टनरशिप का अगर हम ऑडिट कंडक्ट करते हैं तो हमें क्या है कि कुछ अलग से कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, वो क्या होता है स्पेशल ऑडिट प्रोग्राम।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है डिसएडवांटेज। अब जैसे मैंने बताया कि जो ऑडिटर की जो टास्क है दैट बिकम्स मैकेनिकल, ठीक है ना। देखिए मैं बताता हूँ, मैंने अपने सीनियर्स को देखा है या अपने फ्रेंड्स को देखा है, वो हर चीज़ को डायरी में नोट करते रहते हैं, ठीक है। वो हर चीज़ को कॉपी में देखते, मैं टीचर्स को भी देखता हूँ, वो नोट करते रहते हैं कि हाँ भाई ये हमने पढ़ाया, और नोट्स बनाते रहते हैं। कुछ है, मैंने आज तक कुछ नहीं बनाया, एक्चुअली बता रहा हूँ। मैंने CA की है, CS की है, CMA की है, पर ठीक है बुक्स में पढ़ते गए, वहीं पे कुछ ना कुछ लिखते गए। क्योंकि मेरे को आज तक ये समझ आया कि हम जितना ज़्यादा इधर उधर लिखते हैं तो हम पढ़ कहीं से भी नहीं पाते, ठीक है। आप विश्वास मानो, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, इसी के अंदर आपके नोट्स बनते हैं, ठीक है। मैं कभी प्रिंट आउट नहीं निकालता कि प्रिंट निकाला उसको पढ़ लिया, आज तक मैंने ऐसे कभी भी नहीं किया। मैं उसी के अंदर जो बनाना होता है साथ साथ कर लेता हूँ, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, साथ साथ लिख लेता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप चीज़ों को थोड़े जगह पे लिखो, ठीक है, जैसे आपने देखा कि ये पॉइंट मैंने हाईलाइट कर लिया, ठीक है, द ऑडिटर टास्क बिकम्स मैकेनिकल, ठीक है। टास्क बिकम्स मैकेनिकल, अब मेरा फोकस इस पर रह जाएगा कि हाँ भाई ये पॉइंट था इसमें, टास्क बिकम मैकेनिकल, ठीक है। अब मैं अलग से इसके समरी नोट्स बनाऊं, अलग अलग करूं, तो होता क्या है कि फिर आप जो एक ही चीज़ को दो दो जगह से पढ़ते हो, उल्टा कंफ्यूज हो जाते हो। तो बेटर क्या होता है कि एक ही चीज़ फाइनल करो। मेरी जो हमेशा की थ्योरी रही है, ठीक है, जिस हिसाब से मैं पढ़ा उस हिसाब से आपको पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। तो हमेशा मैंने क्या है कि जैसे जो स्टडी मटेरियल होता है उसको हम बेस मान के चलते हैं, उसी में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसी में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हैं या नहीं भी हैं, मान लो उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमने हाईलाइट करना है, उसको नोट करना है, और साथ में अपने वहीं पे कुछ ना कुछ रिमार्क्स लिख देने हैं, ताकि मुझे कल को मैं पढ़ूँ मुझे पता हो कि इसमें क्या था, ठीक है। अब कई मैंने स्टूडेंट देखा है ऐसे, लगा लो मैं उनको बेवकूफ़ बोलता हूँ, महामूर्ख बोलता हूँ, ठीक है। वो चार चार पाँच पाँच टीचर्स की क्या है कि क्लासेस ले लेते हैं, बुक्स ले लेते हैं, अब उनको लास्ट में पता ही नहीं होता कि पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। बेशक आप एक एक बुक ले लो, किसी भी ऑथर की ले लो, या बुक बाहर से नहीं खरीदनी, बेशक आप जो आपका इंस्टीट्यूट का मटेरियल है वहाँ से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपना क्या है कि एक कहते हैं ना प्यो एक होना चाहिए था, जैसे पंजाबी में बोलते हैं कि जो बाप है वो एक बनाओ, ठीक है। स्टडी में भी ऐसे ही होता है कि एक आप पर्टिकुलर जो बुक है उसको आप पकड़ो, ठीक है, उसी के अंदर क्या है कि अच्छे से आप जो अपने नोट्स बनाने हैं वो लिखो। और याद रखिए कभी समरी बुक्स के चक्कर में मत जाइए। जब आप समरी बुक्स के चक्कर में जाते हैं फिर आप जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो नहीं पढ़ पाते, फिर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कभी हो ही नहीं पाती। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ऑडिटर टास्क बिकम्स मैकेनिकल। अब ऑडिटर की टास्क मैकेनिकल बन जाती है। वो कैसे? जब उसने एक ऑडिट प्रोग्राम बना लिया है, तो कहते हैं ना कि तोता रटा रटाया काम करता है, फिर वही दिक्कत आती है, ठीक है। जो ऑडिट प्रोग्राम बन चुका है वो क्या है कि अब ऑडिट जो क्लर्क होते हैं, जो ऑडिट असिस्टेंट होते हैं, ट्रेनी है बेचारे, तो उनको जो काम दिया गया वो वही देखते हैं, बात खत्म। तो वो ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि ऑडिट परफॉर्म करते समय, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में आती हों कि हाँ भाई यार ये चीज़ भी चेक होनी चाहिए, बट वो डर के मारे कि नहीं नहीं ये ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ, हमें यही करना है, चेकलिस्ट बन के आई हुई है, तो चेकलिस्ट के हिसाब से ही काम करना है हमें, तो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करते रहते हैं। तो उससे क्या है कि जो टास्क है मैकेनिकल बन जाती है, मोनोटनस बन जाती है, तो नई चीज़ें माइंड में आती ही नहीं। बस उनको ये होता है कि हाँ इतने टाइम में ये काम करना है, परफॉर्म करना है, बस घर जाना है, ठीक है ना। तो कहता है कि टास्क बिकम मैकेनिकल एंड द ऑडिटर्स में लूज इंटरेस्ट एंड इनिशिएटिव, ठीक है, नया कोई इनिशिएटिव लेता ही नहीं है, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम तैयार हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग ऑडिट परफॉर्म कर रहा है। ड्राइंग अप ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम मे बी अननेसेसरी फॉर ए स्मॉल कंसर्न। और छोटी मोटी जो कंसर्न्स होती है वहाँ पे क्या ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, लिमिटेड सा काम होता है वहाँ पे देखना जो। दो ऑडिट प्रोग्राम हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट इनएफिशिएंट स्टाफ में डिफेंड देमसेल्फ बाय स्टेटिंग दैट मैटर वॉज नॉट कंटेंट इन द ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। इसलिए लिख दिया है परंतु इसमें कोई ऐसा लॉजिक बनता नहीं है पॉइंट में। कैसे कि कहते हैं कि देखिए जो बेशक ऑडिट प्रोग्राम में क्या है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स कर दी, और कई बार क्या है कि स्टाफ निकम्मा होता है, वो क्या है कि उस पॉइंट को अच्छे से चेक करता ही नहीं, वो कहता है कि ऑडिट प्रोग्राम में ये बात तो थी ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए ऑडिट कंडक्ट करते समय कोई बात ऐसी बीच में आई जो चेक करने वाली है, ठीक है। अब बस जो आर्टिकल असिस्टेंट है, जो ऑडिट का स्टाफ है, वो उस पॉइंट को देखता ही नहीं है, कहता है ये कौन सा ऑडिट प्रोग्राम में लिखा है। तो मैंने बताया ना जो टास्क मैकेनिकल बन चुकी है, तो वहाँ पे बेशक वो ऑडिट कंडक्ट करते समय जो काम लिखा था ऑडिट प्रोग्राम में वो भी परफॉर्म करते समय कुछ निकल के आ गई एक्स्ट्रा, बट अब जो ऑडिट कंडक्ट कर रहा है ऑडिटर या आर्टिकल असिस्टेंट, ठीक है, वो देखते ही नहीं उस चीज़ को, वो कहते हैं कि नहीं जो लिखा है बस वही करना है और आगे हमें कुछ नहीं करना। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। फिर कहते हैं कि रिजिड और प्रोग्राम्स कैन नॉट बी लेड डाउन फॉर ईच टाइप ऑफ बिजनेस।
हर बिजनेस के लिए नया नया प्रोग्राम बनाना होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो हर एक ऑडिट प्रोग्राम हर जगह नहीं चल सकते, बट जैसे बताया कि दो तरह के होते हैं ऑडिट प्रोग्राम्स, एक क्या होते हैं जनरल, एक क्या होते हैं जो स्पेशल है, स्पेसिफिक है। जनरल या कॉमन क्या होते हैं, जो सब पे एक जैसे ही अप्लाई होते हैं, ठीक है, सबके लिए एक ही जैसे ऑडिट प्रोग्राम बनता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें चेक करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी है, वाउचिंग करनी है, वेरिफिकेशन करनी है, ये तो सब पे एक ही जैसा अप्लाई होता है, ठीक है। अब जो अलग अलग प्रकार की कंसर्न, जैसे पार्टनरशिप कंसर्न है, कंपनी की एक कंपनी है, तो दोनों में क्या है कि जो मैटर्स चेक करने हैं, ठीक है, वो ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। तो ये मैटर्स जो डिफरेंट मैटर्स हैं वो जो चेक करने हैं, पार्टनरशिप कंसर्न के केस में अलग, कंपनी के केस में अलग, इसके लिए क्या है कि स्पेशल ऑडिट प्रोग्राम बनता है, ठीक है। आपको ये समझ आ गया होगा एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज में यही है, एक तो इसका जो टाइमली बेसिस पे ऑडिट कंप्लीट किया जा सकता है। कल को कोई ऑडिटर पे एलिगेशन आता है तो डिफेंड कर सकता है कि देखिए हमने तो पूरा ऑडिट प्रोग्राम बना के बाकायदा अपना ऑडिट परफॉर्म किया है, ठीक है। अब ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने में फ़ायदा मिलता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि जो स्टाफ है उसका क्या है कि उनमें जो वर्क है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डेलीगेट की जा सकती हैं। ये सब फ़ायदे होते हैं ऑडिट प्रोग्राम बनाने के। नुकसान ये रहता है कि जो टास्क है वो बिल्कुल मैकेनिकल बन जाती है, और जो ऑडिटर है वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है कि नई चीज़ें कुछ करे, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो स्टाफ है, ठीक है, वो सिर्फ देखता है कि हाँ भी जो चीज़ें ऑडिट प्रोग्राम में लिखी हैं वही वो करते हैं, बाकी उसके अलावा कुछ भी नई चीज़ निकल के आती है उसको वो देखते नहीं है, कह देते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम में तो ये लिखा ही नहीं था, ठीक है। और एक सेम ऑडिट प्रोग्राम जो है वो हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता, और हर जगह पे क्या है कि नया ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। और स्मॉल कंसर्न में ऑडिट प्रोग्राम बनाना क्या है कि हो सकता है कि अननेसेसरी हो, आप बना रहे हैं पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है ऑडिट वर्किंग पेपर्स। अब देखिए वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं। अब समझिए कि जब हम ऑडिट परफॉर्म करने के लिए जाते हैं किसी भी ऑडिटी का, ठीक है, एंटिटी का हम ऑडिट परफॉर्म करते हैं, उस समय हम बहुत सारे वर्किंग पेपर्स, वहाँ पे क्या है कि हम जो भी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स हैं, मैनेजमेंट से कोई लेटर लेते हैं, हम कोई कंफर्मेशन लेते हैं डेटर से, क्रेडिटर से, ठीक है, या हमें कुछ लेजर अकाउंट्स चाहिए, कुछ उसका प्रिंट आउट चाहिए वगैरह, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये हमारे क्या हैं, वर्किंग पेपर्स हैं, ठीक है। एक तरह का आप कह सकते हैं कि ऑडिट एविडेंस है हमारे पास, ठीक है। कल को हम पे कोई एलिगेशन आता है कि हाँ भी आपने ये जो ओपिनियन दी है ये गलत दी है, ठीक है, या आपने कुछ जो बताया है ये गलत है, तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास ये ऑडिट के एविडेंसेस हैं, ये हमारे पास वर्किंग पेपर्स हैं, इसके आधार पे हमने ये अपनी ओपिनियन दी है, ठीक है। तो ऑडिटर जो ऑडिट परफॉर्म करता है, ठीक है, और जिसके आधार पे वो ओपिनियन देता है, जिन जिन पेपर्स के आधार पे वो ओपिनियन देता है, ठीक है, जो उसके पास होते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वर्किंग पेपर्स। जो डे टू डे जो काम कर रहा है, ऑडिट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उस दौरान जो उसके पास डॉक्यूमेंट जो आए हैं उसके पास, जिसके बेस पे उसने ओपिनियन फॉर्म करी है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स, जो अपने पास वो रखता है, ठीक है। जैसे हम बैंक में ऑडिट करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो हम अकाउंट चेक करते हैं कि हाँ भाई ये एडवांस का अकाउंट है, लोन का अकाउंट है, ये एनपीए हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो उसका हम क्या है कि अकाउंट का प्रिंट आउट ले लेते हैं, अपनी फाइल में लगा देते हैं कि हमने ये अकाउंट्स क्या थे, हमने बताए थे कि रिपोर्ट में दिए एनपीए, उसके ये हमने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है। कल को हम पे एलिगेशन लगता है, कोई कहता है कि हाँ भी ये अकाउंट तो एनपीए था ही नहीं, पर आपने एनपीए कैसे डिक्लेयर कर दिया, तो उस हिसाब से क्या है कि हम बताते हैं कि देखो ये हमारे पास निकाल लिया फटाफट, ठीक हम भाई ये था इसमें, इस आधार पर हमने किया है, तो हमने लिखा हुआ है सारा कुछ, उसके साथ जो जो हमने भाई जो डॉक्यूमेंट हमने लिए एंटिटी से या बाहर से, या फिर हमने खुद की कैलकुलेशन साथ में लगाई है पेपर, कि वो सारा हम अपनी फाइल में रिकॉर्ड करते हैं। ये क्या है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ठीक है। चलिए फिर कहते हैं कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या हैं, आज अ रिकॉर्ड ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑडिट को अपॉइंट करने के लिए हमें रखा गया, ठीक है, अपॉइंट किया गया हमें। अब सारा कुछ क्या है कि हम उसको अपने पास रखते हैं, ठीक है। एक तो क्या है कि जैसे जो हमने ऑडिट प्रोग्राम बनाया, ठीक है, ऑडिट प्लान बनाया, रिकॉर्ड ऑफ प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक, एक पर्टिकुलर ऑडिट हमें मिला कि हाँ भी आपने ये ऑडिट करना है, ठीक है। तो ऑडिट की जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो हमें मिली, जो हमने इशू की, उसकी कॉपी भी रखी हुई है, जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसकी कॉपी बीच में रखी हुई है। उसके बाद जो ऑडिट परफॉर्म किया उस दौरान जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमने अपनी फाइल में रखे हैं, जिस आधार पे हमने अपनी ओपिनियन फॉर्म करी, ठीक है, वो सारा क्या है, वर्किंग पेपर्स का पार्ट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, रिकॉर्ड ऑफ प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक, ठीक है, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक
कि जो आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑडिट वर्किंग पेपर्स, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक। ठीक है, ऑडिटर्स रिटेन ए सेट ऑफ वर्किंग पेपर्स फॉर ईच ऑडिट एंगेजमेंट फॉर ईच ईयर। ठीक है, जो जो ऑडिट वो कंडक्ट करता है ऑडिटर, ठीक है, उसका अलग से क्या है कि वर्किंग पेपर्स मेंटेन करता है। कि मकसद यही होता है कि कल को कोई झगड़ा राइज हो गया कि आपने ये ओपिनियन कैसे दी, आपने ऑडिट अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, ये वो हो गया, तो दिखा देगा ये वर्किंग पेपर्स हैं सारे के सारे। ठीक है, वर्किंग पेपर्स हैं, उसके पास सारे सारे पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके आधार पे ओपिनियन फॉर्म करी है। ठीक है ना, तो ऑडिटर्स वो सारा कुछ दिखाएगा। सॉरी, कहते ऑडिटर्स रिटेन ए सेट ऑफ वर्किंग पेपर्स फॉर ईच ऑडिट एंगेजमेंट फॉर ईच ईयर। द ऑडिट वर्किंग पेपर्स फॉर द करंट ईयर आर रेफर टू एज करंट वर्किंग पेपर्स। एक सेकेंड, ठीक है ना, तो करंट वर्किंग पेपर समझ आ गया आपको। तो करंट वर्किंग पेपर्स क्या हैं कि जिस साल का ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं उस साल का जो वर्किंग पेपर्स है उसे क्या बोलेंगे, करंट वर्किंग पेपर्स। तो हर साल के वर्किंग पेपर्स अलग से तैयार करने होते हैं। हर एक एंटिटी के जिसका ऑडिट कंडक्ट करना ऑडिटर को, उसके क्या है वर्किंग पेपर अलग अलग रखने होते हैं, मेंटेन करने होते हैं। ठीक है, वर्किंग पेपर्स दैट आर रेलिवेंट टू मोर देन वन ऑडिट एंगेजमेंट्स आर ऑफन केप्ट सेपरेटली इन ए फाइल रेफर टू एज परमानेंट वर्किंग पेपर्स। कहते हैं कि देखिए जैसे अब एक एंटिटी है, एक कंपनी है, उसका ऑडिट हमने कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब उसके क्या होते हैं कि जैसे मेमोरेंडम हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, वो तो हम परमानेंट एक फाइल में अलग लगा ही देते हैं। उसे हम क्या बोल देते हैं कि परमानेंट वर्किंग पेपर्स। जैसे एक साल हमने ऑडिट कंडक्ट किया, फिर अगले साल कंडक्ट किया, फिर उससे अगले साल किया। अब हर साल के अलग अलग जो हर एक साल के अलग अलग जो हम ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं, हर साल के अपने वर्किंग पेपर्स मेंटेन कर रहे हैं। उसे हम क्या बोलते जा रहे हैं कि हाँ भी जिस साल का है वो उसके हिसाब के उस साल के हिसाब से वो क्या बन जाते हैं, करंट वर्किंग पेपर्स। अब कुछ एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये परमानेंट वर्किंग पेपर्स होते हैं, परमानेंट वर्किंग पेपर्स। ठीक है, उसकी फाइल भी अलग होती है, इसकी जिस फाइल में लगाया जाता है उसको बोलते हैं परमानेंट फाइल। ठीक है, तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स करंट एंड परमानेंट फॉर ए क्लाइंट ऑडिट एंगेजमेंट आर सफिशिएंटली डिटेल्ड टू एनेबल another appropriately experienced and competent auditor that is not familiar with the client to obtain an overall understanding of the engagement। कहते हैं कि देखिए आपके जो वर्किंग पेपर्स हैं, अगर कोई और ऑडिटर भी देखे तो उसको ही पता लग जाए, देखते ही पता, इस हिसाब से मेंटेन होने चाहिए, उसको देखते ही पता लग जाए कि हाँ भी किस हिसाब से ऑडिट कंडक्ट किया गया है। आपके जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स हैं, बेशक वो परमानेंट है, बेशक वो करंट है, ठीक है, उसको देखने के बाद क्या है कि कोई और ऑडिटर भी है, कोई और सीए भी है, सीए में है, वो पता लगा सकता है कि हाँ भी ऑडिट किस प्रकार से कंडक्ट किया गया है। ठीक है, एसे 230 ऑन डॉक्यूमेंटेशन issued by ICAI deals with the working papers. As per the standards, an audit documentation refers to the working papers prepared or obtained and retained by the auditors for his audit work। आप कहते हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही क्या है। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज इक्वल टू वर्किंग पेपर्स। ठीक है, जो ऑडिटर्स द्वारा ऑडिट वर्क परफॉर्म करते समय जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है, उसे ही क्या बोल देते हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। यानी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज इक्वल टू ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ठीक है, तो जो ऑडिट परफॉर्म करते समय जो ऑडिटर ने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, जो ऑडिटर ने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए हैं, ऑब्टेन किए हैं या रिटेन कर रखे हैं अपने पास, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, वर्किंग पेपर्स इज इक्वल टू, ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये याद रखिएगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज इक्वल टू वर्किंग पेपर्स। ठीक है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वर्किंग पेपर्स के एक ही चीज़ है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ऑडिट परफॉर्म करते समय जो डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर्स ने खुद प्रिपेयर किए, ठीक है, या कुछ कैलकुलेशन जैसे की है, रेशोज निकाली हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए या ऑब्टेन किए, जैसे कि मैंने बताया कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर है या क्रेडिटर से डाटा से कुछ कन्फर्मेशन ली है, ठीक है, वो हो गया। तो यानी कि जो खुद प्रिपेयर किए या ऑब्टेन किए या खुद रिटेन कर रखे अपने पास, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि वर्किंग पेपर्स। कहते हैं कि 3 पर्पस होते हैं बेसिक जो ऑडिट के लिए। एक तो जैसे मैंने बताया कि एक एविडेंस है कि हाँ भी कल को उसके ऊपर एलिगेशन लगा, ठीक है, कि आपने ओपिनियन किस प्रकार से फॉर्म की, तो बता सकता है कि मेरे पास ये वर्किंग पेपर्स हैं, मेरे पास ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, इस प्रकार से इन वर्किंग पेपर्स के ऊपर
बेस बना के, इसके आधार पे मैंने अपनी ओपिनियन फॉर्म की है। ठीक है, और बिल्कुल ये जो ऑडिट को प्लान करने में, परफॉर्म करने में हेल्प करता है, क्योंकि ऑडिट वर्किंग पेपर्स में खाली ये नहीं है कि ऑडिट परफॉर्म करते समय जो आपने डॉक्यूमेंट लिए हैं उसमें ये भी आ जाता है कि जैसे ऑडिट प्रोग्राम जो है वो भी आपने बनाया, ठीक है, उसमें फाइल में लगा दिया, उसके हिसाब से आप ऑडिट कंडक्ट करते गए, डॉक्यूमेंट लेते गए, तो पूरी फाइल ही क्या है ये सभी वर्किंग पेपर्स क्या हैं, पार्ट बन जाते हैं वर्किंग पेपर्स का। ठीक है, फिर एड इन सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द ऑडिट वर्क। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल। एक तो आप ऑडिट को क्या है कि प्लान कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, और ऑडिट को आप रिव्यू कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और कल को आपके ऊपर कोई एलिगेशन आती है तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई इस आधार पे, इन वर्किंग पेपर्स के आधार पे मैंने जो ऑडिट जो है ओपिनियन दी है। ठीक है, फर्दर ये जो एस 230 है ऑन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये क्या कहता है, वर्किंग पेपर्स आर मोमेंटस रिकॉर्ड्स। मोमेंटस रिकॉर्ड कैसे है कि देखिए जब आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, आप ऑडिट परफॉर्म करते समय आपको कहीं लगा कि हाँ भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपने डॉक्यूमेंट ले लिया, तो मोमेंटस रिकॉर्ड्स हैं ऑफ द ऑडिटर विच हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग दैट द रीजनेबली लॉजिकल एंड वेरीफिएबल कंक्लूजन्स वर रीच्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस। बिल्कुल सही है। तो कहते हैं कि वर्किंग पेपर्स जो हैं इसे हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो वर्किंग पेपर जो है बिल्कुल मोमेंटस रिकॉर्ड्स होते हैं ऑडिटर के लिए। ठीक है, विच हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग दैट रीजनेबली लॉजिकल एंड वेरीफिएबल कंक्लूजन्स, जो हमने जो कंक्लूजन्स निकाले हैं, जिसके आधार पर हमने ओपिनियन दी है, ठीक है, जो वेरीफिएबल एंड जो लॉजिकल कंक्लूजन्स हैं, ठीक है, ये कैसे हम उस पर पहुंचे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस। यानी हमें जो डॉक्यूमेंट मिलते गए, ठीक है, हमें जो डॉक्यूमेंट मिलते गए, ठीक है, अपनी फाइल में लगाते गए। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए थे अपने ऑडिट के लिए, तो हम अपनी फाइल में लगाते गए, तो हमारे लिए क्या बन गए वो सारे के सारे वर्किंग पेपर्स। ठीक है, अब वर्किंग पेपर्स हमारे लिए क्या है, एक प्रकार का एविडेंस का काम कर रहे हैं। ठीक है, उन एविडेंस के आधार पे हम क्या हैं, रीजनेबल जो कंक्लूजन्स हैं, ठीक है, रीजनेबल्स एंड वेरीफिएबल जो कंक्लूजन्स हैं कि आप वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, तो उन कंक्लूजन्स पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, अपने वर्किंग पेपर्स के हिसाब से, और अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट जो हम अपनी फाइल में लगाते जा रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, वर्किंग पेपर्स हैं, और उस वर्किंग पेपर्स के आधार पे उसको हम एविडेंस मान के, ठीक है, हम क्या है कि अपनी जो ओपिनियन है उसको हम फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जो हम रीजनेबल एंड वेरीफिएबल कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं, जिसके आधार पर हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है, दीज वर्किंग पेपर्स आर ऑल्सो फैसिलिटेट ऑडिट प्लानिंग एंड सुपरविजन ऑफ द ऑडिट वर्क। हमने बात की अभी कि जो वर्किंग पेपर्स है उसका जो फ़ायदे हैं वो क्या है, एक तो हम क्या है कि अपना जो ऑडिट की प्लानिंग कर सकते हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस एज एन एविडेंस यूज़ कर सकते हैं कल को अगर हमारी जो ओपिनियन है उसके ऊपर कोई एलिगेशन आता है। ठीक है, ऑल्सो फैसिलिटेट ऑडिट प्लानिंग एंड सुपरविजन ऑफ द ऑडिट वर्क। द फॉर्म एंड द कंटेंट ऑफ वर्किंग पेपर्स वेरी फ्रॉम ऑडिट टू ऑडिट। ये याद रखिएगा, इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता, ये हर एक ऑडिटर अपने हिसाब से बनाता है, और ये ऑडिट टू ऑडिट वेरी करता है। ठीक है, सॉरी, बट दे आर अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग मैटर्स। ठीक है, अब जो ऑडिट के वर्किंग पेपर्स हैं, दीज आर अफेक्टेड बाय दीज मैटर्स। एक, नेचर ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, आपका जो स्कोप है, ठीक है, वो क्या है ऑडिट का, ठीक है, किस प्रकार का ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑडिट है या इंटरनल ऑडिट है या स्टैट्यूटरी ऑडिट है। ठीक है, फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, हर प्रकार के ऑडिट में अलग अलग तरह की रिपोर्ट होती है। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट है 139 वाला, उसकी रिपोर्ट अलग है, कॉस्ट ऑडिटर की अलग है। ठीक है, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, नेचर एंड कंडीशंस ऑफ क्लाइंट्स रिकॉर्ड्स, डिग्री ऑफ रिलायंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स पे, आप इंटरनल कंट्रोल पे कितना रिलायंस कर सकते हैं, सुपरविजन ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय असिस्टेंट्स। ठीक है, आपका जो आर्टिकल असिस्टेंट है वो ऑडिट कंडक्ट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसको कितना सुपरवाइज कर रहे हैं। अगर आप सुपरवाइज नहीं ढंग से कर रहे तो हो सकता है कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स की जो क्वालिटी है तो अच्छी ना हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक तो एंगेजमेंट का नेचर क्या है भी, क्या कुछ करना है आपको आपको जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया उसका स्कोप क्या है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म क्या है, और जो क्लाइंट का बिजनेस है उसका नेचर प्लस कॉम्प्लेक्सिटी कैसा है, क्लाइंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उसका नेचर क्या है, कंडीशन क्या है, और इंटरनल कंट्रोल पे कितना का आप रिलायंस कर सकते हैं, और जो असिस्टेंट है आपका आर्टिकल असिस्टेंट उसका कितना काम आप चेक कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, कितना सुपरवाइज कर रहे हैं, इन सभी बातों पर डिपेंड करता है जो रिलायबिलिटी है वर्किंग पेपर्स की। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ वर्किंग पेपर फाइल्स।
जैसे मैंने बताया कि वर्किंग पेपर दो तरह के होते हैं, एक करंट होते हैं, एक परमानेंट होते हैं। जिस साल का हम ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं उस साल के जो हम पेपर्स लगा रहे हैं अपनी फाइल में, उसे हम क्या बोल देते हैं, करंट वर्किंग पेपर्स। कुछ होते हैं परमानेंट नेचर के, जैसे बताया मैंने मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स हैं, तो वो क्या है, परमानेंट जो वर्किंग पेपर्स हैं। इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट्स, जैसे हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है, हर साल ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं कंपनी का, सम वर्किंग पेपर्स फाइल्स में बी क्लासिफाइड एज इनटू परमानेंट ऑडिट फाइल्स एंड करंट ऑडिट फाइल्स। ठीक है, अगर मान लीजिए हम एक साल ऑडिट किया, निकल गए वहाँ से, बस एक साल के लिए ऑडिट हमें मिला, ठीक है, तो वो तो चलो सारे क्या एक तरह के करंट ही हैं वो, ठीक है। बट हमारे जहाँ पे पता है कि हम एक ही कंपनी का ऑडिट कंडक्ट करते हैं 3 साल 5 साल, तो वहाँ पे क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं हमारे, तो उसको हम एक पक्की जो फाइल है उसकी परमानेंट फाइल है उसमें लगा देते हैं। बाकी हर एक साल का क्या है कि हम अलग अलग क्या है जो फाइल बनाते जाते हैं हर साल की, जैसे 21-22 की अलग, 22-23 की अलग, 23-24 की अलग, ठीक है। वाइल द फॉर्मर इज अपडेटेड विद द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्टेनिंग इंपॉर्टेंस, ठीक है, जो परमानेंट जो ऑडिट फाइल्स है, ठीक है, कॉन्टेनिंग इंपॉर्टेंस की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें सारी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कल को मेमोरेंडम अपडेट होते हैं, मेमोरेंडम में ऑल्ट्रेशन होता है, आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन होता है, ठीक है, जो ऑल्टर्ड आर्टिकल्स हैं और जो ऑल्टर्ड मेमोरेंडम है उसकी कॉपी कहाँ चली जाएगी, ठीक है, परमानेंट वर्किंग पेपर्स में, ठीक है, ऑडिट फाइल में। द लेटर कंटेन्स इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑडिट ऑफ ए सिंगल पीरियड, जैसे बताया मैंने, ये तो क्या है कि एक पर्टिकुलर ईयर के लिए होता है, जैसे 21-22 का ऑडिट चल रहा है, ठीक है, 2021-2022 का ऑडिट चल रहा है, 2021-22 के जो ईयर की जो फाइल है, ठीक है, उसमें केवल 21-22 का रिकॉर्ड होगा, तो उसे हम बोलेंगे करंट वर्किंग पेपर या करंट ऑडिट फाइल, ठीक है। एक फाइल हमने लगा ली मेमोरेंडम आर्टिकल्स के रिगार्डिंग है, या कुछ और इंपॉर्टेंट हमारी इन्फॉर्मेशन है कंपनी के रिगार्डिंग, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परमानेंट ऑडिट फाइल, ठीक है। अभी एग्जाम में ही पूछा जाता है इसका डिफरेंस जो है, कहते हैं कि परमानेंट ऑडिट फाइल में क्या आता है, जैसे बताया मैंने, लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही, ठीक है। लीगल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, अगर कंपनी है तो उसका मेमोरेंडम हो गया, आर्टिकल्स होगा, जैसे बताया मैंने, ठीक है। अगर वो पार्टनरशिप कंसर्न है तो उसकी जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट क्या है, डीड, पार्टनरशिप डीड जो होती है वो क्या है, रेशोज क्या है, सब कुछ, ठीक है। कुछ चेंजेस आई हैं, नया पार्टनर आया, जैसे एक पार्टनर चला गया, उसका जो फाइल है, ठीक है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स उस फाइल में आ जाएंगे परमानेंट ऑडिट फाइल में। जैसे लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी आ गया, फॉर एग्जांपल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन ए कंपनी, ये सब किस में आ जाएगा, परमानेंट ऑडिट फाइल में। इसमें क्या आएगा, जैसे अब करंट ऑडिट फाइल में जैसे हमारी रीअपॉइंटमेंट होती है, एनुअल रीअपॉइंटमेंट हो रही है, उसका हम एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, उसके रिलेटेड कोई कॉरस्पॉन्डेंस है, ठीक है, पत्राचार है, कोई लेटर्स ली दी गई हैं, वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया जो उस पर्टिकुलर ईयर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। अब कहते हैं जो एक्सट्रैक्ट्स हैं या कॉपीज़ हैं कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की, एग्रीमेंट्स हैं, मिनट्स हैं रेलिवेंट टू द ऑडिट, वो इसमें आ जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उसके एक्सट्रैक्ट्स हो गए इन द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग रेलिवेंट टू द ऑडिट। रिकॉर्ड ऑफ स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, जैसे हमने देखो इंटरनल कंट्रोल हर साल तो चेंज होता नहीं है, जैसे हम ऑडिट को ही एक्सेप्ट करते हैं उसका हम इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट करते हैं उस पर, जैसे मैंने बताया कि कंप्लायंस प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल है वो चेक करते हैं इंटरनल कंट्रोल का। अब जैसे इंटरनल कंट्रोल के बारे में हमने स्टडी किया, जैसे पहला देखो जब भी हमें कोई ऑडिट मिलता है किसी एंटिटी का, तो सबसे पहले क्या है कि हम उसका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो देखते हैं, क्योंकि मान लीजिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि वहाँ पे एक इनहेरेंट रिस्क है कि यहाँ पे भाई ये गलती होने के चांसेस तो हैं ही हैं। जहाँ पे एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ही नहीं, वहाँ पे भी यहाँ भी ये गलतियाँ तो हो सकती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरेंट रिस्क, ठीक है। तो कहते हैं कि अब मान लीजिए वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, तो उसको हम स्टडी करते हैं, तो इंटरनल कंट्रोल जो सिस्टम है यहाँ पे उसका जो प्रॉपर स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको एवेल्यूएट करते हैं भी ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव भी है या नहीं है, ठीक है, ये इफेक्टिव भी है या नहीं है, चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। जितना साइज़ है जैसे नेचर है या साइज़ है किसी एक एंटिटी का, उस हिसाब से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो सफिशिएंट है या नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो रिकॉर्ड ऑफ स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, इसमें क्या आ गया, जैसे मैनेजमेंट लेटर्स हैं, कुछ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स हैं, फिर मैनेजमेंट से हम कुछ लेटर्स ले रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो वो सारा क्या है किस में आ जाएगा, करंट फाइल में, ठीक है। आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कोई रेशियोज़ हैं या ट्रेंड्स हैं, ठीक है, पुराने कुछ, तो इसमें आ जाएंगे। तो ट्रांजेक्शन्स हैं, बैलेंसेज हैं, रूटीन में हम चेक कर रहे हैं, उसमें आ जाएगा।
कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, ये याद रखिएगा किस में आ जाएगा आपका परमानेंट ऑडिट फाइल में। ये प्रीवियस ईयर की कुछ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो परमानेंट फाइल में, ठीक है। इस साल के दौरान, ठीक है, ऑडिटर का जो कम्युनिकेशन हो रहा है एक्सपर्ट्स के साथ या थर्ड पार्टीज के साथ, वो इसमें आ जाएगा करंट फाइल में, ठीक है। कुछ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कंपनी जो है डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग मेथड यूज़ करती है फीफो, ठीक है, फीफो नहीं सॉरी स्टॉक के रिगार्डिंग फीफो यूज़ करती है, या फिर जो डेप्रिसिएशन है उसमें यूज़ करती है SLM स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV। ये क्या है, कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अब ये किस में आ जाएगा, परमानेंट ऑडिट फाइल में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ऑडिट प्रोग्राम है ये हर साल का अलग बनता है तो ये किस में आ जाएगा, करंट जो फाइल है, ठीक है। और जो पुराने सालों की कुछ सिग्निफिकेंट ऑडिट ऑब्जर्वेशंस आई थी वो परमानेंट फाइल में आ जाएगा, ठीक है। और जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट के जो कंक्लूजन निकल रहे हैं हर साल के, उसमें आ जाएंगे किसमें, करंट ऑडिट फाइल में। तो अगर आप बेसिक डिफरेंस देखना चाहें करंट के अंदर और परमानेंट के अंदर, ठीक है, तो कैसे आप 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर सकते हैं। देखो परमानेंट में तो क्या आ गया, जैसे जैसे स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया, या आप कह सकते हैं लीगल जो डॉक्यूमेंट्स आ गए, इसके बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे इसमें क्या आ गया, कंपनी के केस में मेमोरेंडम हो गया, आर्टिकल्स हो गया, ठीक है। इसमें तो है जैसे हमने बात किया कि कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, ठीक है, एंगेजमेंट हुआ, ऑडिटर को अपॉइंट किया गया, ठीक है, ऑडिटर को अपॉइंट किया गया, उसका एंगेजमेंट हुआ, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है ऑडिटर की ऑडिटी के साथ, वो सारी इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के, ठीक है, प्रीवियस ईयर के कुछ ऑब्जर्वेशन थे, ऑडिट के कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है प्रीवियस ईयर के, इस साल आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे परमानेंट ऑडिट फाइल में। और जो करंट ईयर के हैं, ठीक है, तो करंट ईयर के ऑडिट ऑब्जर्वेशंस हैं, कंक्लूजन्स हैं, वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ जो एंटिटी के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है, एंटिटी के जो स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट करती है, तो किस में आ जाएगा आपका परमानेंट ऑडिट फाइल में। नॉर्मल जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो किस में आ जाएगा आपका, करंट फाइल में आ जाएगा, करंट फाइल में आ जाएगा, ठीक है, करंट फाइल में, ठीक है। तो इसमें आप बेसिक चीज़ें याद रख सकते हो कि परमानेंट जो है, ठीक है, उसमें क्या है कि आपका जो मेमोरेंडम हो गया, आर्टिकल्स हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, या प्रीवियस ईयर का कुछ ऑडिट कंडक्ट किया था उसकी रिपोर्ट्स हो गई, या कुछ सिग्निफिकेंट जैसे रेशियोज़ हैं इसमें, ठीक है, कुछ सिग्निफिकेंट रेशियोज़ निकाली गई हैं वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। इसमें तो क्या है कि जो रूटीन के पेपर्स हैं वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जो भी फॉर एग्जांपल जो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, हम ऑडिट कंडक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर ईयर का, तो उस पर्टिकुलर ईयर की जो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस हैं वो सारी किस में आ जाएंगी, आपकी करंट फाइल में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अच्छे से समझने हैं, ठीक है। इसमें बताया कि अर्लियर ईयर्स का सिग्निफिकेंट जो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस है वो आ गया इसमें, ठीक है। उसके अलावा जो पिछले सालों की जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आ गई, ठीक है। इस साल तो चलो जो इस साल का जो एक्सपर्ट के साथ थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन है वो करंट में आ गया। यहाँ पे क्या है, पिछले सालों के जो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस हैं या पिछले सालों की जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो मैंने बताया जो सिग्निफिकेंट रेशियोज वगैरह हैं उसमें आ जाएगी। और हाँ, एक मैं भूल गया कि इंटरनल कंट्रोल को जो स्टडी किया गया, वैल्यूट किया गया, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं वर्किंग पेपर्स जो हैं वो प्रॉपर्टी होती हैं किसकी, ऑडिटर की, ठीक है। वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, बिल्कुल, क्योंकि वो जो ऑडिट कंडक्ट कर रहा है तो उस दौरान जो अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, तो देखो अगर वर्किंग पेपर्स ही नहीं होंगे ऑडिटर के पास तो अपनी जो ओपिनियन है वो कैसे फॉर्म करेगा। अगर ऑडिटर के पास वर्किंग पेपर्स ही उससे ले लिए जाएंगे तो किस प्रकार से अपनी जो ओपिनियन है वो फॉर्म करेगा, ठीक है। द पोर्शंस और द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ विच कैन बी हैड एट हिज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यानी कि अगर कोई उससे वो पोर्शन या एक्सट्रैक्ट कुछ लेना चाहता है तो उसकी मर्जी है वो दे ना दे, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन पे होगा। दिस वर्किंग पेपर शुड बी केप्ट इन सेफ कस्टडी and in the confidential manner for such time as it is sufficient to meet the requirement of his practice or to satisfy any related legal or professional requirement of record retention, ठीक है। तो कहते हैं कि इसको प्रॉपरली मेंटेन करना है, सेफ कस्टडी में मेंटेन करना है, ठीक है। जैसे कोई लॉ के द्वारा कोई रिक्वायरमेंट है इतने साल मेंटेन करना ही करना है तो उतने साल मेंटेन करना है उसको, ठीक है। या उसको लगता है कि हाँ भी उसका रूटीन का प्रैक्टिस है वो मान लीजिए 10 साल मेंटेन करता ही करता है किसी भी
रिकॉर्ड को, तो उस हिसाब से मेंटेन कर सकता है। कहते हैं हाउएवर इफ रिक्वायर्ड बाय सम लेजिस्लेशन द ऑडिटर हैज़ टू मेक वर्किंग पेपर्स अवेलेबल टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि अगर कोई लेजिस्लेशन नहीं, जैसे अब कह रहे हैं कि वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, अपने पास रखेगा, अपनी मर्जी है कुछ शेयर करना चाहे ना किसी एंटिटी के साथ, पर जब किसी लॉ के तहत उससे कहा गया कि हाँ भी आप शेयर करो हमारे साथ, मान लो कोई जैसे मान लीजिए कोई रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, एनसीएलटी है, तो वो उसे वर्किंग पेपर मांगती है तो उसको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ चैंट्री मार्टिन एंड कंपनी इट विल हेल्प दैट द ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर एंड ही इज एंटाइटल्ड टू रिटेन दैम। तो याद रखिएगा, जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स हैं ये प्रॉपर्टी है ऑडिटर की, ठीक है, उसको वो रिटेन कर सकता है, उसको उसका जो सेफ्टी या उसका जो कस्टडी है वो अच्छे से रखेगा। आईसीएआई ने जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि जो ऑडिटर को जो वर्किंग पेपर्स है कितने साल के लिए मेंटेन करने हैं, 7 साल के लिए, अदरवाइज द मेंबर इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो आईसीएआई की जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार 7 साल तक मेंटेन करने हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स, नहीं तो क्या है कि जो मेंबर है आईसीएआई का उसे गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी का जो चैप्टर छोटा सा रहता है वो हम क्या है कि अगले पार्ट में ख़त्म करेंगे। उससे मुझे कफ की प्रॉब्लम भी हो रही है, ठीक है, तो अच्छे से क्या है बाकी जो चैप्टर में क्या है, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ख़त्म करेंगे। तो आपको समझ आया होगा कि एक तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं, ठीक है, जो ऑडिटर जो है जब ऑडिट परफॉर्म करता है तो जो वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है अपने पास, ठीक है, कुछ रिकॉर्ड होता है परमानेंट नेचर का, जैसे हमने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जो उसने स्टडी किया, रिव्यू किया, ठीक है, वो हो गया। ठीक है, मेमोरेंडम आर्टिकल्स की कॉपी है या पार्टनरशिप डीड है पार्टनरशिप के केस में, तो ये क्या है कि परमानेंट जो वर्किंग पेपर्स हैं उसके, ठीक है, परमानेंट ऑडिट फाइल का पार्ट तो परमानेंट ऑडिट फाइल भी बोल देते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर का क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रीवियस ईयर की कुछ ऑडिट की ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, वो क्या है कि परमानेंट वर्किंग पेपर कह सकते हैं या परमानेंट ऑडिट फाइल। करंट का हमने देखा कि इस साल की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इस साल का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है एक्सपर्ट्स की या आउटसाइडर की जो ओपिनियन ली गई है, जो क्रेडिटर्स की जो लेटर्स की जो कन्फर्मेशन ली गई है या जो मैनेजमेंट लेटर्स लिए गए हैं, वो सारा किस में आ जाएगा, आपका करंट फाइल में आ जाएगा। ठीक है, करंट ऑडिट फाइल में आ जाएगा। वो भी दोनों ही विषय को देखिए, वो परमानेंट ऑडिट फाइल है या करंट ऑडिट फाइल है दोनों ही वर्किंग पेपर्स का ही पार्ट है। तो इसको क्या है कि सेफ कस्टडी में मेंटेन करना है, जो ऑडिटर है उसको सेफ कस्टडी में मेंटेन करना है, ठीक है, जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट है उतने सालों के लिए, ठीक है। बट आईसीएआई का जो अपना जो एक गाइडलाइन है वो ये कहता है कि 7 साल के लिए मेंटेन करना ही करना है, ठीक है, अदरवाइज क्या है कि जो ऑडिटर है, ठीक है, वो क्या है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का क्या है दोषी माना जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।